जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पारिवारिक टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों आप निरंतर दोस्तों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को जिस सब्जेक्ट का, जिस टॉपिक का दोस्तों लंबे समय से इंतजार था, आज वो दोस्तों समय आ चुका है जिसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों की साइंस स्टार्ट कर दी गई है। साइंस में दोस्तों हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों फिजिक्स, यानी कि दोस्तों भौतिक विज्ञान हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमने साइंस में आपका फर्स्ट चैप्टर लिया है दोस्तों भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कंप्लीट होती है दोस्तों आपकी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की कंप्लीट होती है दोस्तों आपकी बायोलॉजी, और आपकी पूरी येलो बुक दोस्तों आपकी कंप्लीट हो जाएगी विथ साइंस की। दोस्तों आपको बता दें जो न्यू एडिशन विथ साइंस और अब आपके कंप्यूटर की भी आ गई है, लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे पास साइंस की तो हमारे पास पीडीएफ दोस्तों ऑलरेडी पहले से ही है, लेकिन दोस्तों जो आपकी अभी न्यू बुक आई है कंप्यूटर की, वो बुक का पीडीएफ दोस्तों मेरे पास अभी तक नहीं आया है। यदि आप लोगों में से किसी के पास हो तो आप दोस्तों मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर डाल दीजिएगा, तो मैं आपको कंप्यूटर का भी करवा दूंगा। और यदि मेरे पास कंप्यूटर का नहीं भी आता है तो आपके साइंस तक ही कंप्लीट रखेंगे, और जब भी मेरे पास कंप्यूटर का कोई भी पीडीएफ आता है तो मैं आपको इसी येलो बुक के साथ में दोस्तों उस कंप्यूटर को भी ऐड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों साइंस में हम दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहला चैप्टर रहेगा दोस्तों भौतिक विज्ञान। बहुत ही दोस्तों शानदार टॉपिक है दोस्तों, और आपको बता दें कि अब आप अपना लोग सभी पर दोस्त अपना दिमाग को कंसंट्रेट कर लीजिएगा दोस्तों। ये कोई मजाक का सब्जेक्ट नहीं है, साइंस से सीरियसली पढ़ेंगे और दोस्तों बहुत ही दोस्तों गहराई से समझ के पढ़ेंगे दोस्तों। साइंस दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दोस्तों समझना मांगती है। यदि आप अच्छे से समझ गए तो दोस्तों आपके लिए ईजी है, और यदि नहीं समझ पाए तो आपके लिए दोस्तों ये हार्ड हो जाता है। तो आप लोग दोस्तों कॉपी पेन हमेशा साथ रख के बैठिएगा, और दोस्तों आप निरंतर इनका रिवीजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ तो आपको दोस्तों अभी वीडियो देखते देखते बातें सारी समझ में आ जाएंगी, लेकिन दोस्तों बाद में आपने एक दो दिन बाद भूल जाओगे। इसलिए दोस्तों रिवीजन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक बार सभी पर दो जल्दी से वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोगों की साइंस की क्लास स्टार्ट कर दी गई है येलो बुक की, जिसे आप लोगों को दोस्तों लंबे समय से इंतजार था। काफ़ी कमेंट्स आ रही थी दोस्तों आप लोगों की, लेकिन आज वो दोस्तों आप लोगों का जो सपना है कि जल्दी से साइंस भी कंप्लीट हो जाए, तो वो दोस्तों आप लोगों का पूरा होने वाला है। और बहुत ही जल्दी दोस्तों हम आप लोगों के लिए साइंस में ये भौतिक चैप्टर भी दोस्तों बहुत ही जल्द दोस्तों कंप्लीट होगा, और आप भौतिक विज्ञान को दोस्तों बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों इसको कवर करेंगे। तो पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर करें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं आते दोस्तों पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना सभी प्यारे दोस्त। और जो भी कैंडिडेट हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हों, पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अभी तक की दोस्तों येलो बुक की दोस्तों हम येलो बुक में दोस्तों लगभग 6 चैप्टर दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर दोस्तों हमने हिस्ट्री को पेज बाय पेज कंप्लीट किया। हिस्ट्री के बाद दोस्तों हमने इकोनॉमिक्स को कंप्लीट, उसको इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पॉलिटी को कवर किया। उसके बाद दोस्तों आपका अर्थशास्त्र भी कंप्लीट हो गया आपका, और आपका भूगोल भी दोस्तों कंप्लीट हो गया, और आपका दोस्तों विविध भी कंप्लीट हो गया, और खेल भी हमने कंप्लीट कर दिया, और अब आपका दोस्तों साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी जब अभी तक ये लोगों की दोस्तों 66 क्लासें हो चुकी हैं। ये हमारी साइंस में दोस्तों पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो कि येलो बुक की दोस्तों 67वीं क्लास होने जा रही है। और जो लोग अभी हमारे इस चैनल पर दोस्तों विजिट किए हों, अभी हाल ही में दोस्तों जुड़े हुए हैं, तो आप पिछली क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों बहुत कुछ दोस्तों सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए, बिना बात किए बात करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। दोस्तों आज हमारी साइंस का पहला दिन है, तो हम दोस्तों आज साइंस में दोस्तों फिजिक्स में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो फिजिक्स होती है ये किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, और इनके मात्रकों के बारे में बिल्कुल, यानी कि दोस्तों हम आज आपको बिल्कुल जीरो से दोस्तों अपर लेकर चलेंगे, और आपको बिल्कुल छोटी से छोटी और बेसिक से लेके बड़ी से बड़ी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ों की जानेंगे। पहली क्लास दोस्तों थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो आज आप लोगों की दोस्तों ये भौतिक विज्ञान की दोस्तों पहली क्लास होने वाली है। तो आप लोग दोस्तों चिंता ना करें, आप लोगों की आगे भी निरंतर क्लास ऐसी ही होती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे, कॉपी पेन साथ रख के बैठे और स्क्रीनशॉट लेते रहें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।
आपसे दोस्तों पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जब भी हम दोस्तों कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स हम कहते कैसे हैं, फिजिक्स होती क्या है? तो दोस्तों फिजिक्स वह शाखा है या साइंस वह शाखा है जिसमें ऊर्जा यानी कि शक्ति, पावर तथा द्रव्य और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन ही दोस्तों भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी कि दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसमें दोस्तों ऊर्जा और द्रव्य अपनी परस्पर दोस्तों क्रियाएं करते हैं, उनको दोस्तों हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। समझ गए ना? ऊर्जा यानी कि शक्ति, पावर और द्रव्य यानी द्रव्य पदार्थ। जब तक देखिए दोस्तों, जो भी कोई द्रव्य पदार्थ होता है, जब उसमें ऊर्जा यानी शक्ति होती है तभी तो दोस्तों आपस में क्रियाएं कर पाएंगी। जब उसमें शक्तियाँ नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, तो वह क्रिया नहीं कर पाएगी। जैसे क्रिया यानी कि काम को करना। जैसे कि हम हैं दोस्तों, आप हैं, आप लोग भोजन करते हो, भोजन खाने से हमें क्या मिलती है? हमें शरीर में ऊर्जा मिलती है, तभी तो हम दोस्तों कार्य कर पाते हैं, तभी तो हम चल पाते हैं, तभी तो हम दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ सामान अपने अपने हाथ से लेकर रख सकते हैं। यानी कि दोस्तों हम काम कर सकते हैं, तभी तो कर सकते हैं जब हमारे पास ऊर्जा होती है। जब ऊर्जा होती है तभी तो हम कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह हम अभी आप लोगों को आगे भी पढ़ाएंगे। तो यही दोस्तों सेम प्रोसेस इसमें भी होता है कि ऊर्जा और द्रव्य की परस्पर क्रियाओं को दोस्तों हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हो। कोई पूछ दे आपसे कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो सीधे आप जवाब उससे दे सकते हैं कि ऊर्जा एवं द्रव्य की परस्पर क्रिया को ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्लियर? भौतिक राशि, भौतिक राशि आप लोगों ने दोस्तों 10th और 12th क्लास में दोस्तों पढ़ी होंगी। भौतिक राशियों को मापने के दोस्तों मापक को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ जो भी होती हैं आपकी, उनके मापक को, मापक यंत्र को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं ना? मात्रक कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब आपसे पूछ दिया जाए कि मात्रक कौन कौन से होते हैं। मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों यूनिट होते हैं। तो मात्रक भी दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है आपका मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को बोलते हैं दोस्तों हम फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो आपसे जब भी एग्जामिनर पूछ दे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा आपको दोस्तों दो प्रकार के बताना है, व्युत्पन्न मात्रक और दोस्तों आपका दूसरा मूल मात्रक। क्लियर? मुझे लगता है कि आप लोग यदि इस क्लास को देख रहे हैं और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, तो मुझे लगता है आपको ये तीनों पॉइंट दोस्तों याद भी हो गए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को तीनों पॉइंट याद हो गए होंगे, क्योंकि दोस्तों साइंस इतना इतना दोस्तों लग्जीरियस टॉपिक है कि यदि हम इसको पढ़ते हैं ना, तो हमारी दोस्तों माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाता है साइंस पढ़ने के लिए, और पूरा फोकस दोस्तों साइंस पे रहता है। यदि आप पूरा फोकस आपका इस पे है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को तीनों पॉइंट याद हो गए होंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होती है, मापक यंत्र को क्या कहते हैं, और दोस्तों मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। याद हो गए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर कीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ स्वतंत्र मानकों का प्रयोग किया जाता है और ये किसी अन्य मानक पर निर्भर होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। दोस्तों यदि बात की जाए मूल मात्रक की, मूल मात्रक होते कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मूल मात्रक यानी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए या उनको प्रदर्शित करने के लिए कुछ स्वतंत्र मानकों का प्रयोग किया जाता है और वो अन्य मानक पर निर्भर होते हैं, यानी कि वो दूसरे अन्य मानकों पर भी निर्भर होते हैं। उन्हीं को हम दोस्तों मूल मात्रक कहते हैं। अगला है आपका एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या दोस्तों 7 तथा संपूरक मात्रकों की संख्या दोस्तों 2 है। बात करते हैं दोस्तों मूल मात्रक और संपूरक मात्रक की। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? आपको ऑप्शन में 7 भी मिलेगा और दोस्तों 8 भी मिलेगा, और मोस्टली कैंडिडेट जो होते हैं वो 7 और 8 को लेकर कंफ्यूज होते हैं। कुछ तो 8 करते हैं, कुछ तो 7 करते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो आपका 8 बिल्कुल नहीं है, 7 बिल्कुल सही आंसर है। जो 8वां आपका है वो आपका संपूरक मात्रक को इसमें ऐड कर देते हैं, जबकि उन्हें ये पता नहीं होता कि संपूरक मात्रक की संख्या खुद से अलग से 2 है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। एग्जामिनर जब भी पूछता है तो सेम क्वेश्चन यही पूछता है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो आपका सही जवाब देना होगा 7। कितनी होगी दोस्तों? 7 होगी। और यदि पूछे कि एसआई पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है, तब आपको जवाब देना है दोस्तों 2। संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है एसआई पद्धति में? 2। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। अभी तक हमने दोस्तों जो भी पढ़ा वो आप लोगों को याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगली दोस्तों आप लोग सारणी देख पा रहे होंगे। एक तरफ लिखा है दोस्तों भौतिक राशि,
दूसरा तरफ लिखा है SI मात्रक, और दोस्तों तीसरी तरफ लिखा है आपका प्रतीक। यानी कि कौन सी भौतिक राशि है, उसका क्या मात्रक है, और उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उसका प्रतीक क्या है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। अभी तक दोस्तों हमने जो भी पढ़ा वो सिर्फ आपकी दोस्तों भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, वो दोस्तों आपकी एक सामान्य सी बेसिक सी जानकारी थी। अब जैसे जैसे आपके दोस्तों धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे ही वैसे आपका दोस्तों साइंस का दोस्तों जो पोर्शन है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और आपको दोस्तों और गहराई से समझने को मिलेगा। अभी तक दोस्तों मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक जानकारी पढ़ी थी, जो कि दोस्तों आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों लंबाई। लंबाई का दोस्तों मात्रक क्या होता है? लंबाई यानी कि लेंथ। लंबाई को दोस्तों हम किससे मापते हैं? दोस्तों देखिए दोस्तों, यदि आपको पहले से, मुझे मालूम है कि आप लोगों को अब ऑलरेडी पहले से आता है, लेकिन दोस्तों हमें जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, हमें आराम से धीरे धीरे इसको समझ के चलना है दोस्तों। आपका रिवीजन हो जाएगा यदि आपको आता है। कुछ कैंडिडेट इसमें ऐसे भी होंगे जो दोस्तों अभी पहली बार दोस्तों कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो कायदे से उनको भी दोस्तों ये चीज़ समझ में होनी चाहिए। लंबाई यानी कि लेंथ। लेंथ को हम किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? मीटर। इसका संकेत क्या होता है? मीटर। तो मीटर को हम किससे डिनोट करेंगे? एम से डिनोट करेंगे। क्लियर। अगला है दोस्तों समय। समय यानी टाइम। टाइम यानी कि दोस्तों सबसे, यानी समय का दोस्तों सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? पहला तो आपका 1 घंटा होता है। समय तो दोस्तों आपका दिन में भी होता है, 1 डे 24 आवर का होता है, घंटा भी होता है, मिनट भी होता है। यानी कि सबसे छोटा मात्रक क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। अब उससे भी डाउन हो जाएगा मिली सेकेंड। लेकिन हम यहाँ पर किसको डिनोट करेंगे? सेकंड को सिर्फ डिनोट करेंगे। तो सेकंड को डिनोट करने के लिए एस से डिनोट करेंगे। द्रव्यमान यानी कि दोस्तों मास। मास यानी कि दोस्तों द्रव्यमान यानी कि भार, किलोग्राम। जो किलोग्राम होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? केजी से प्रदर्शित करते हैं। किलोग्राम यानी कि दोस्तों केजी से। अगला है दोस्तों ताप यानी कि दोस्तों टेम्परेचर। तापमान किससे मापते हैं? केल्विन में मापते हैं ना। यानी कि तापमान यानी टेम्परेचर का मापक यंत्र क्या है दोस्तों? केल्विन। ताप दोस्तों जब भी हम मापते हैं वो केल्विन में आपका मापते हैं। तो केल्विन को दोस्तों डिनोट करने के लिए कैपिटल के, कैपिटल के से दोस्तों इसको डिनोट करते हैं। क्लियर। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत यानी कि बिजली, धारा यानी कि करंट। इलेक्ट्रिक करंट को दोस्तों हम किससे भी नहीं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है, जिसको दोस्तों हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। पदार्थ की मात्रा जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा दोस्तों हम किसमें मापते हैं? क्या मापक होता है उसका? उसको बोलते हैं दोस्तों मोल। मोल प्रति लीटर। आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री में 10th 12th में काफ़ी बार पढ़ा होगा। मोल, पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं? मोल में मांगते हैं। और मोल को दोस्तों मोल से ही डिनोट करते हैं, MOL। क्लियर। चलिए अगला, जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं दोस्तों? ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स। इसके बारे में हम आप लोगों को ज्योति फ्लक्स के बारे में भी बताएंगे कि ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स जो होता है वो आप क्यों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक यानी कि दोस्तों ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है दोस्तों कैंडिला। क्या होता है दोस्तों? कैंडिला। आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम, सभी एग्जामों में आया है। प्रैक्टिस सेट उठा के जरूर देखिएगा एक बार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो आपका बताना है कैंडिला। और इसको किससे डिनोट करते हैं? CD से, कैपिटल C और स्मॉल d। कैंडिला से हम डिनोट करते हैं और कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। यहाँ तक की बातें यदि आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप करेंगे सभी प्यारे दोस्त, थम्स अप करेंगे। चलिए अगला आता है SI पद्धति में संपूरक मात्रक। ये क्या थे दोस्तों आपके? ये जो हमने पढ़े थे ये थे आपके दोस्तों मूल मात्रक। क्या थे दोस्तों? मूल मात्रक, जिनकी संख्या कितनी बताई थी दोस्तों आप लोगों को? आप लोगों को कितनी बताई थी दोस्तों? 7। अब पढ़ रहे हैं दोस्तों संपूरक मात्रक, जिनकी संख्या आप लोगों को कितनी बताई थी दोस्तों? 2 बताई थी। कौन कौन सी है? पहला आपका समतल कोण, दूसरा आपका घन कोण। समतल कोण को दोस्तों हम किस में मापते हैं? रेडियन में मापते हैं और RAD, रेडियंस इसको प्रदर्शित करते हैं। और घन कोण को बोलते हैं दोस्तों सॉलिड एंगल, जिसको उस मात्रक होता है स्टेरेडियन। पहला रेडियन और स्टेरेडियन, जिसको SR से दोस्तों हम डिनोट करते हैं। याद रख पाएंगे आप लोग? SI पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या होती है 2। कौन कौन सी? समतल कोण और आपका घन कोण। समतल कोण का मात्रक होता है दोस्तों रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। रेडियन को RAD से प्रदर्शित करते हैं और स्टेरेडियन को SR से। क्लियर।
अगला आता है कि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो मूल मात्रों की सहायता से दोस्तों व्यक्त किए जाते हैं या प्रदर्शित किए जाते हैं। उनको हम दोस्तों क्या कहते हैं? उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये दोस्तों आपकी व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा हो गई, इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, वो आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अगला आता है कि मूल मात्रकों एवं व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मानकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं, जिससे आपका एसआई सिस्टम हुआ, एमकेएस सिस्टम हुआ, ये सभी क्या है दोस्तों? ये आपकी दोस्तों प्रणालियाँ हैं। क्या है दोस्तों? प्रणालियाँ, एसआई पद्धति हुआ, एमकेएस पद्धति, जिनके बारे में आगे भी जब चर्चा करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ यहाँ पर उनके बारे में समझ रहे हैं कि हाँ ये आपका साइंस में होता है। अगला आता है दोस्तों एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? कोई बता सकता है मुझे? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? दोस्तों याद रखिएगा कि बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आप सभी लोग जानते होंगे, जो आपकी बहुत लंबी दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए दोस्तों हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों जो प्रकाश वर्ष का जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रकाश वर्ष दोस्तों आप क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा? यानी कि हम कह सकते हैं ना कि बहुत लंबी दूरी को तय करने के लिए हम जिस यंत्र का या जिस मापक का जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समझ रहे हो मेरी परिभाषा को क्या कह रहा हूं मैं? यानी कि दोस्तों बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए हम जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग दोस्तों जब भी करते हैं वो लंबी दूरी को तय करने के लिए ही करते हैं। अर्थात दोस्तों कि प्रकाश वर्ष एक मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? एक मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों किसका मात्रक है? आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो इस दूरी से आप दोस्तों प्रकाश वर्ष की दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा याद रख सकते हो कि बहुत लंबी दूरी को तय करने के लिए दोस्तों हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर, एल वाई से समझ जाइएगा दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों आपका 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। कितना दोस्तों? 10⁻15 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों ये आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। यानी एक लाइट ईयर बराबर आपका 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ये आपका दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। याद रखिएगा ये एक प्रकाश वर्ष की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। और प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी को तय करने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। और प्रकाश वर्ष क्या है? एक मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। कोई डाउट? मुझे नहीं लगता है कि आपके मन में कोई भी डाउट रहा होगा। आपको दोस्तों बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए आज दोस्तों पहली क्लास है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़ेंगे और निरंतर हम आप लोगों को कंटिन्यू बहुत ही अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो साइंस है, समय लेगी थोड़ा, आपको समझ के चलना है दोस्तों। हम कम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे दोस्तों ठोस और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि हमारे माइंड में सेट हो जानी चाहिए दोस्तों। ये साइंस है। साइंस दोस्तों आपकी समझ पे डिपेंड करती है। यदि आपने समझ लिया तो दोस्तों आपको साइंस में कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। साइंस को सिर्फ समझना है, याद नहीं करना है। याद करने वाली चीज़ें जो भी थी वो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। याद करने वाली जो भी चीज़ें थी वो पढ़ चुके हैं दोस्तों हम। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ आ गई है, जो कि आपको समझने ही होगी। और यदि आप रटोगे तो आप भूल जाओगे, यदि समझोगे तो आप दोस्तों जानते हो कि यदि आप जो चीज़ समझ में आ जाती है ना, उसे हम कभी लंबे समय तक भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमें चीज़ पहले से ही आती है। जो याद करते हैं वो ज़रूर भूल जाएंगे, लेकिन जो समझ में आ जाती है उसे कभी भूलते नहीं है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है दोस्तों। पारसेक जो होती है दोस्तों वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। एग्जामिनर यदि आपसे क्वेश्चन करेगा तो ऐसे ही करेगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, तब आपको जवाब देना है कि पारसेक कहते हैं। यदि एग्जामिनर पूछ दे कि एक पारसेक बराबर कितना होता है,
एक पारसेक बराबर कितना होता है, या आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो आपको जवाब देना है कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यदि मीटर में पूछे तो बताना है कि 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो आपको जवाब देना है 3.26 प्रकाश वर्ष। यदि पूछे जाए कि एक पारसेक बराबर कितने मीटर होता है, तो जवाब दे देना है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। और यदि आपसे पूछ दे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। क्लियर। यहाँ तक कि दोस्तों हमने जो भी अभी तक पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, पहले तो आप लोग ये बताएंगे। समझ में आया तो एक कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आता है आपका भौतिक राशियाँ, उनके उदाहरण तथा उनके दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना चाहिए इसमें। चलिए पहला दोस्तों इसमें पॉइंट दिया गया आप लोगों को आयतन। आयतन का दोस्तों उदाहरण क्या होता है, तो आयतन को दोस्तों हम कैसे निकालते हैं। आयतन यानी कि दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई दोस्तों किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं कि नहीं। चौड़ाई भी दोस्तों आपकी जाती है मीटर में, और ऊंचाई भी दोस्तों आपकी किस में जाती है, मीटर में। यानी कि दोस्तों आपकी जो आयतन की दोस्तों जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ये सभी आपके दोस्तों मीटर में होती है। और आपको बता दें इसका जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, यानी कि मीटर मीटर मीटर। यानी कि दोस्तों तीनों में मीटर आया, लंबाई भी मीटर, चौड़ाई भी मीटर, ऊंचाई भी मीटर। तो इसका दोस्तों जो मात्रक हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक वो हो जाएगा दोस्तों मीटर क्यू। मीटर क्यू, समझ गए क्या हो जाएगा, मीटर क्यू। और यदि इसकी विमा की बात की जाए, विमा कैसे निकालते हैं, लंबाई यानी कि एल, चौड़ाई एल, ऊंचाई एल। यानी कि दोस्तों एल इंटू एल इंटू एल, समझ रहे। तो एल इंटू एल तो आपका ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एल की पावर 3। तो इसकी विमा कैसे निकालते हैं, m0 L3 और T0। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 L3 T0। ये इसकी विमा निकल के आ गई। यानी कि द्रव्यमान, लंबाई और समय। m क्या होता है दोस्तों, आपका मास होता है, लंबाई l हो गई और समय आपका t। m क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान, l लंबाई और t आपके समय हो जाएगा। तो यहाँ पर द्रव्यमान तो है नहीं, तो द्रव्यमान हो जाएगा 0। l आपकी यानी कि लंबाई, लंबाई कितनी होगी आपकी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई आपकी हो जाएगी 3। और यहाँ पे समय भी नहीं दिया गया, तो आपका समय क्या हो जाएगा, 0। तो विमा क्या निकल के आएगी, m0 L3 T0। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों घनत्व। घनत्व यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान बटे आयतन, जिसको मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला आता है बल। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, सभी को पता होगा, न्यूटन होगा। जिसका दोस्तों बल का जो फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी कि दोस्तों एम इंटू, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, हाँ द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन। यानी कि बल का मात्रक क्या निकल के आएगा आपका, न्यूटन। या न्यूटन को दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है दोस्तों शक्ति, यानी कि कार्य बटे समय। कार्य यानी किए गए समय में किया गया कार्य, यानी कि कार्य बटे समय, यानी कि शक्ति पावर। तो इसका जो मात्रक होता है दोस्तों आपका होता है जूल प्रति सेकंड इक्वल जूल सेकंड -1। इसको दोस्तों सिंपल सा मात्रक आपको याद रखना है, वाट। क्या, शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। एग्जामिनर बस इतना ही पूछता है, ज़्यादा गहराई से नहीं पूछेगा आपसे। वेग या विस्थापन बटे समय। वेग को कैसे निकालते हैं दोस्तों, विस्थापन बटे समय। जहाँ पर इसका दोस्तों मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। ये जो -1 होता है इसको दोस्तों बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय, जिसको हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड
डिवाइड सेकंड, या हम बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बाकी का दोस्तों आपका बीमा निकालने के लिए बताया गया है। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, जिसका व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों आपका कार्य। कार्य को बराबर क्या होता है दोस्तों, बल गुणे विस्थापन। कार्य क्या होता है दोस्तों, बल गुणे विस्थापन। इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा आपका कार्य का। अगला आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम डिनोट किससे करते हैं दोस्तों, ए से करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल हम किस में मापते हैं, लंबाई और चौड़ाई में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, यानी लंबाई भी आपकी दोस्तों मीटर में जाएगी, चौड़ाई भी मीटर में। तो एल इंटू एल, तो यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला आता है दाब। दाब यानी कि दोस्तों प्रेशर, इसको डिनोट करेंगे पी से। ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि दोस्तों यह दाब का मात्रक हम बोल सकते हैं पास्कल। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, पास्कल हो जाएगा। जहां पे दोस्तों बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति क्षेत्रफल, किसको डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मात्रक दाब का बल बटे क्षेत्रफल, बल यानी कि न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल। अगला आता है दोस्तों 10 की घात। 10 की घात यानी कि दोस्तों वह कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको हम बोलते हैं 10 की घात से डिनोट करते हैं। 10 की घात 11 है, 10 की घात 15 है, 10 की घात 18 है, 10 की घात 12 है। और यही आपका दोस्तों माइनस में भी होता है, -18, -15, -12, -9। इनके बारे में जानेंगे कि 10 की घात वाले जितने भी आपके हैं उनको हम क्या बोलते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ लिखा है 10 की घात, फिर लिखा है दोस्तों पूर्व प्रत्यय, और उनका लिखा है प्रतीक। इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट दिया है 10 की घात 18। 10 की घात 18 जब भी होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों एक्सा। ये आपने केमिस्ट्री में दोस्तों 10th 12th में कई बार आपने पढ़ा होगा। जो आपके 10 की घात 18 होता है उसको बोलते हैं एक्सा, और एक्सा को हम दोस्तों कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। और यदि आपका 10 की घात -18 आता है तो 10 की घात -18 को हम दोस्तों बोलते हैं एटो। क्या बोलते हैं दोस्तों, एटो बोलते हैं। और एटो को दोस्तों डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। किससे करते हैं, स्मॉल ए से। अगला आता है यदि आपको मिले 10 की घात 15। 10 की घात 15 को दोस्तों बोलते हैं पेटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेटा बोलते हैं। और पेटा को दोस्तों किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। और यही 10 की घात 15 आपकी यदि 10 की घात -15 में चली जाती है तो इसको बोलते हैं दोस्तों फेमटो। क्या बोलते हैं, फेमटो, जिसको हम दोस्तों स्मॉल एप से हम डिनोट करेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिव घातें होंगी उसको हम दोस्तों कैपिटल में, और जो आपकी निगेटिव घात होगी या नेगेटिव पावर होगी इसको दोस्तों स्मॉल कैपिटल लेटर में करेंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर में करेंगे। अगला आता है 10 की घात 12 मीटर। 10 की घात 12 को हम दोस्तों डिनोट कर देते हैं, इसको बोलेंगे टेरा। क्या बोलेंगे, टेरा, जिसको हम दोस्तों डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। किससे, कैपिटल टी से। यदि वही 10 की घात 12 आपकी निगेटिव होती है, 10 की घात -12, तो इसको बोलते हैं पिको। क्या बोलते हैं दोस्तों, पिको। और पिको को डिनोट करते हैं दोस्तों स्मॉल पी से। अगला आता है 10 की घात 9। 10 की घात 9 को हम बोलते हैं दोस्तों गीगा। क्या बोलते हैं दोस्तों, गीगा। और गीगा को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल जी से। कैपिटल जी से। और यही 10 की घात 9 आपकी यदि निगेटिव हो जाती है -9 में, तो -9 को बोलते हैं दोस्तों नैनो। 1 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड बोलते हैं ना। तो नैनो को हम दोस्तों डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल एन से। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट आता है। अगला है आपका 10 की घात 6। 10 की घात 6 को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, मेगा। क्या बोलते हैं, मेगा। और मेगा को डिनोट करते हैं दोस्तों कैपिटल एम से। और 10 की घात 6 यदि माइनस में जाती है -6, तो ये -6 आपका हो जाएगा माइक्रो बोलते हैं। और माइक्रो को हम किससे प्रदेश करते हैं दोस्तों, म्यू से। ये आपका दोस्तों म्यू होता है, कुछ इस प्रकार का जो चिन्ह होता है ना, ऐसा ये वाला चिन्ह, इसको दोस्तों हम बोलते हैं म्यू। क्लियर। चलिए अगला आपका 10 की घात 3। 10 की घात 3 जो होती है इसको बोलते हैं दोस्तों किलो। और किलो को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल के से। मिली, मिली को दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका 10 की घात 3 से दोस्तों है, मिली को बोलते हैं स्मॉल एम।
यदि 10 की घात 2 है तो 10 की घात 2 को हम बोलते हैं हेक्टा या हेक्टो। हेक्टो को डिनोट करते हैं दोस्तों स्मॉल एच से। और 10 की घात यदि -2 है उसको डिनोट करते हैं सेंटी में, सेंटी यानी कि स्मॉल सी। और 10 की घात -3 को एम से। 10 की घात 1 उसको बोलते हैं डेका, और 10 की घात -1 को बोलते हैं डेसी। यानी डेका की सिस्टर कौन हो जाएगी दोस्तों? डेसी। आप इसे याद रख सकते हो। डेका होगा आपका DA और डेसी हो जाएगी स्मॉल डी। तो ये थे दोस्तों आपके 10 की घात वाले वर्ड कि 10 की घात 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं, 9 को क्या बोलते हैं, 12 को क्या बोलते हैं, 15 को क्या बोलते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को बातें समझ में आ चुकी होंगी। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगला पॉइंट यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपकी सिंपल सी परिभाषा है कि अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, इनके बारे में जानेंगे। बहुत ही छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। यहाँ पे दोस्तों एक परिभाषा दर्शाई गई है। कहा गया है कि वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। यानी कि जिनमें केवल परिमाण होता है या जिनको व्यक्त करने के लिए हम कैसे भी दोस्तों बोल सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम दोस्तों अदिश राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि आपका द्रव्यमान हुआ, चाल हुआ, दूरी हुआ, आयतन हुआ, घनत्व, कार, शक्ति, ऊर्जा आदि, ये सभी दोस्तों आपकी कैसी हैं? अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं दोस्तों। आपके एग्जामिनर में ये कुछ राशियाँ हैं जो देते हैं और उनसे पूछते हैं इनमें से कौन सी राशि अदिश है, कौन सी सदिश है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान आपकी कैसी है? अदिश राशि है। दूरी, चाल हुआ, आयतन, घनत्व और आपका कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ये सभी आपकी दोस्तों कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। कैसी हैं दोस्तों? ये अदिश राशियाँ हैं। इनको व्यक्त करने के लिए दोस्तों हमें कभी भी दिशा की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वो सभी राशियाँ आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। क्लियर? और एक बात और आपको बता दूं कि जितनी भी आपकी विद्युत धाराएं हैं, जितनी भी आपकी करंट हैं और आपके जितने भी टेम्परेचर वाले पदार्थ हैं, ताप हैं और आपका दाब है, ये सभी दोस्तों आपके अदिश राशियाँ हैं। यानी कि विद्युत धारा, ताप और दाब, ये सभी दोस्तों आपकी कैसी राशियाँ हैं? ये सभी आपकी दोस्तों अदिश राशियाँ हैं। हालांकि दोस्तों इसमें नहीं दिया गया, लेकिन आप नोट करके जरूर पॉइंट को लिख लीजिएगा अलग से कि विद्युत धारा, ताप, दाब, ये तीनों सभी आपकी दोस्तों अदिश राशियाँ हैं। क्लियर? यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी हो तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ा जाए। अगला आता है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? यानी कि जस्ट अपोजिट अदिश राशि की परिभाषा कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम दोस्तों सदिश राशि कहते हैं। यानी कि वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा तो रहती है और उनके योग के निश्चित नियमों के अनुसार जो जोड़ी जाने वाली संख्या होती है, उनको हम सदिश राशि कहते हैं। तो आपको दोस्तों सिंपल सा फंडा आपको बता दें कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहते हैं। अदिश राशि को हम दोस्तों क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अदिश राशि को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। याद रख पाएंगे। अब सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? ये पॉइंट दिया गया आपको कि वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, ये सभी आपकी दोस्तों सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? वेग हुआ, विस्थापन हुआ, बल और त्वरण। आपको बता दें कि आपको कभी भी दोस्तों एग्जाम में आपको अदिश राशि कौन है और सदिश राशि कौन है, आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। आप यदि आसानी से पहचान सकते हो सेकंडों में, वो कैसे पहचान सकते हो, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ दोस्तों? ट्रिक बताने वाला हूँ। किसकी? अदिश और सदिश राशि पहचानने की ट्रिक। यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रिक। क्या लिखेंगे? बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, बस आपको बस देखना है, ना ही आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, केवल अपने माइंड में नोट करना है दोस्तों। माइंड में नोट करना है, कॉपी में नोट नहीं करना है, बस आपको देखना है और माइंड में नोट करना है। कैसे? कि जहाँ कहीं भी हमें केवल क्या पढ़ेंगे? सदिश राशि। और सदिश राशि आपको समझ गए तो आपको अदिश राशि सभी याद हो जाएंगी। जहाँ कहीं भी बा शब्द आ जाए, चाहे वाह शब्द आ जाए, चाहे आपका बा शब्द आ जाए, ये वाह और बा वाले जो भी शब्द होते हैं, ये सभी आपकी सदिश राशि में व्यक्त किए जाते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? ये सभी आपके दोस्तों सदिश राशि में आते हैं। यानी आपकी वाह और बा वाले जो भी अक्षर होंगे वो सभी आपके सदिश राशि में होंगे, और बाकी के जो भी अक्षर होंगे वो सभी आपके
अदिश राशि में काउंट होंगे। जैसे कि आपका क्या हुआ यहाँ पे वेग, वेग वेग आ गया ना, वेग क्या है, सदिश राशि है, वा आया। विस्थापन, विस्थापन में वा आया यानी कि कैसी राशि है, सदिश राशि है। त्वरण में वा आया यानी कैसी राशि है, सदिश है। बल में बा आया, यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। यानी कि दोस्तों वा और बा ये दोनों आपकी कैसी हैं, राशि हैं। ये ऐसे वाले शब्द सभी सदिश राशि होते हैं। अब आपके मन में एक डाउट उठ रहा होगा कि सर द्रव्यमान तो एक अदिश राशि, इसमें तो आ रहा है आधा वा, लेकिन इसमें दोस्तों आधा वा आ रहा है, इसमें पूरा वा आना चाहिए था, तो ये आपका नहीं होगा। तो द्रव्यमान कैसी हो जाएगी, अदिश। देखिए चाल हुआ, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, तो इनमें कहीं वा का जिक्र तो किया नहीं गया है, लेकिन एक आपकी दाब जरूर है। आप कहेंगे कि सर दाब भी एक अदिश राशि है, तो दाब में तो बा आया, लेकिन यहाँ पे क्या, इस दाब में दोस्तों आपका एक्सेप्शन है, ये क्या अपवाद है, जो मोस्टली वा और बा वाली हैं वो सभी आपकी सदिश राशियां। इस दाब को हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ इतना समझेंगे कि दाब एक अदिश राशि है। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है आपका कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर होता है। समझिएगा दोस्तों, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन यदि आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, तो आप दोस्तों सिंपल सा बता सकते हो कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच में लंबवत या न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, जिसका मात्रक मीटर होता है। जिसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, एसआई मात्रक मीटर होता है। आप इतना तो बता सकते हो। एक बार मैं परिभाषा को फिर से रिपीट कर देता हूं कि किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, जिसका मात्रक मीटर होता है, और यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्लियर। और यदि आपसे कोई पूछ दे, आपने पहला तो क्वेश्चन आप लोग ये बताइए कि विस्थापन धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, बताइए। विस्थापन धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या दोस्तों शून्य होता है। कोई भी कैंडिडेट क्या बता सकता है कि विस्थापन कैसा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या शून्य होता है। तो समझिएगा दोस्तों, विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और दोस्तों शून्य भी हो सकता है। समझिएगा दोस्तों, विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है, और शून्य भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। आपके एग्जाम में यदि एग्जामिनर पूछ दिया जाए कि विस्थापन धनात्मक होता है या नहीं, और तो आपको जवाब देना है कि होता है। यदि पूछ दिया जाए कि ऋणात्मक होता है कि नहीं, तो होता है। शून्य होता है कि नहीं, होता है। यानी कि दोस्तों कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है, और शून्य भी हो सकता है। क्लियर। चलिए, इस पॉइंट को नोट बनाकर लिख लीजिएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कॉपी पेन साथ रख के बैठा करें, ताकि आप दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर सकें। अगला पॉइंट है आपका, वस्तु के विस्थापन की दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर दोस्तों ये किसकी परिभाषा दी गई है, ये आप चाहें तो आप ये आप आपका जो मीटर प्रति वेग है, वेग यानी कि इसको बोलते हैं दोस्तों वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं वेग को। ये आपकी वेग की परिभाषा दी गई है। वेग की परिभाषा को हम कैसे बताएंगे दोस्तों, कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को उस वस्तु के वेग कहते हैं, जो कि एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह हम दोस्तों दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। यानी वेग यानी कि दोस्तों जिस गति से हम जाते हैं उस गति में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग कैसी राशि, आप आपको बताया था सदिश राशि है। मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड। मीटर यानी कि वहाँ पर तय की गई दूरी, और समय यानी कि लिया गया समय, यही तो होता है वेग का। वेग के बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। तो वहाँ पर क्या निकलता है, हमारा वेग निकलता है मीटर प्रति सेकंड में। अगला आता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह आपकी त्वरण की परिभाषा जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन।
त्वरण होता है दोस्तों कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण एक कैसी राशि है, एक सदिश राशि, अभी आपको बताया था। और इसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यदि दोस्तों याद रखिएगा, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो दोस्तों त्वरण ऋणात्मक होता है, जिससे दोस्तों हम रिटार्डेशन यानी कि मंदन कहते हैं। मंदन जिसको कहते हैं रिटार्डेशन, यानी कि समय के साथ यदि वस्तु का वेग कम हो जाता है उस वहाँ पर दोस्तों त्वरण कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। त्वरण कैसा हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक हो जाएगा। यदि वेग समय के साथ दोस्तों यदि वेग बढ़ता है तो वहाँ पर त्वरण कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। अगला आता है हमारा चाल। चाल किसे कहते हैं, सभी को जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय तो कई बार आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में। चाल की परिभाषा होता है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और चाल एक कैसी राशि, अभी बताया था, अदिश राशि है, जिसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी किस में मापते हैं, मीटर में। और समय का मात्रक क्या होता है, टी से डिनोट करते हैं ना, टी यानी कि सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब उम्मीद है कि आप लोग मात्रक खुद से भी निकाल सकते हो। अगला पॉइंट है आपका, दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई की दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। और दूरी एक अदिश राशि है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। दोस्तों दूरी यानी कि डिस्टेंस, समय अंतराल यानी कि समय के बीच में जो समय द्वारा यानी समय के अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और दूरी की दोस्तों सबसे अच्छी सी डेफिनेशन बता दें कि दूरी एक कैसी राशि, एक अदिश राशि है। दूरी का आप मान हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। दोस्तों दूरी जो भी होती है हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती है। या आपने दोस्तों यदि एक कदम चला, जो भी एक कदम चला होगा उसमें कुछ ना कुछ तो दूरी तय की गई होगी, कुछ ना कुछ तो दूरी तय की गई होगी। तो जो दूरी वो होगी वो अपने आप में दोस्तों धनात्मक होगी। यदि आपने दोस्तों 100 मीटर चला तो वो भी अपने आप में कुछ ना कुछ एक निश्चित दूरी रही होगी, और वो भी अपने आप में दोस्तों धनात्मक रही होगी। तो यानी कि दोस्तों लंबाई का जो मान होता है वो सदैव धनात्मक होता है। दोस्तों एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि दूरी ऋणात्मक होती है या नहीं, तो आपको इसको हाँ या ना में जवाब देना होता है। होती है या नहीं होती है, या हो सकती है, या दोनों होती है, या शून्य होती है। तो ऐसे कुछ ऑप्शन बना के देगा। तो हमेशा याद रखिएगा दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ना तो शून्य होती है ना ही ऋणात्मक होती है। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। अगला है आपका, वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं, जिसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और इसको दोस्तों ओमेगा से व्यक्त किया जाता है। आपने दोस्तों 10th और 12th क्लास में मैथ में दोस्तों इस ओमेगा शब्द को कई बार दोस्तों आपने देखा होगा, कई बार दोस्तों ओमेगा के बारे में पढ़ा होगा। तो जो ओमेगा होता है यह आपका वृत्तीय मार्ग यानी कि वृत्तीय गति, जिसको बोलते हैं दोस्तों सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और कोणीय वेग को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जो आपका वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कोणीय विस्थापन में परिवर्तन को दर का, उसका हम कोणीय वेग कहते हैं। और इसको दोस्तों ओमेगा से प्रकट करते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है दोस्तों, थीटा अपॉन टी। आपने ये तो पढ़ा होगा। ओमेगा बराबर क्या होता है दोस्तों, ओमेगा बराबर ये होता है आपका थीटा अपॉन टी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ओमेगा बराबर क्या होता है दोस्तों, थीटा अपॉन टी। आप इसकी सिंपल सी परिभाषा बना के लिख सकते हो कि वृत्ता मार्ग पर गतिशील कण के वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने भी कोण घूम जाती है उस कण का कोणीय वेग हम कहते हैं। और कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन टी। या हम बोल सकते हैं ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। और 1 सेकंड में दोस्तों कितने चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है। जहाँ पर दोस्तों यदि हम जब भी इसका दोस्तों रेखी चाल निकालते हैं तो रेखी चाल हम कैसे निकालते हैं, कोणीय चाल इंटू त्रिज्या, कोणीय चाल गुणे इंटू त्रिज्या। ये आपका दोस्तों रेखी चाल होती है। इसके बारे में हम दोस्तों आगे भी चर्चा करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बेसिक सी डेफिनेशन आप लोगों को बता रहे हैं कि कोणीय वेग को हम किससे क्या प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो कोणीय वेग का मात्रक होता है दोस्तों रेडियन प्रति सेकंड। क्या होता है दोस्तों, रेडियन प्रति सेकंड। ये दोस्तों आपका कोणीय वेग का मात्रक होता है। और कोणीय वेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। अगला है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है
तो उसे वृत्ति गति कहते हैं। यानी कि दोस्तों ये एक वृत्त मान लेते हैं और वृत्ताकार यदि पथ पर यदि गति करेगी तो दोस्तों यह गति कैसी हो जाएगी, ये बार बार घूम रही है यहाँ पर, तो दोस्तों किस में आ जाएगी, एक वृत्ति गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृत्ति गति। और वृत्ति गति होती कैसी, तो दोस्तों वृत्ति गति त्वरित गति होती है, क्योंकि ये वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। वृत्ति गति एक त्वरित गति होती है जो कि वेग की दिशा के साथ यह दोस्तों प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। तो ये थी दोस्तों अब तक की दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जो कि हमने दोस्तों बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बहुत ही आसान भाषाओं में दोस्तों अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट इसमें होगा जिसको दोस्तों आज की ये क्लास दोस्तों समझ में ना आई हो। जिसने दोस्तों कभी साइंस भी नहीं पढ़ी होगी वो भी दोस्तों आज भी से उसको दोस्तों साइंस समझ में ज़रूर आई होगी। जिसने कभी साइंस पढ़ी भी नहीं होगी उसको भी दोस्तों समझ में आ जाएगा। और आप लोग तो दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को दोस्तों ये सारी बातें तो समझ आ ही चुकी होंगी। तो दोस्तों आज हमारी साइंस की पहली क्लास थी, पहला दिन था साइंस का, तो इसलिए दोस्तों हमने आज कम पढ़ पाया, लेकिन जो भी पढ़ा दोस्तों वो बिल्कुल सटीक पढ़ा है, जिससे आप दोस्तों कभी भूल नहीं पाएंगे। और आगे दोस्तों आप लोगों की क्लास ऐसी ही कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आज की जो क्लास हम यहीं तक रखेंगे और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों यंत्र और उनके उपयोग, कि किस यंत्र का किस में मापने में हम उपयोग करते हैं, यंत्रों का उपयोग हम किस मापक यंत्र में करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो कल की क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। साइंस की रात 8 बजे क्लास, अब आप लोगों की साइंस स्टार्ट हो चुकी है, तो कृपया आप सभी लोग मन से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं और जो आपकी पिछली क्लासें हो चुकी हैं उनका रिवीजन भी करते रहें। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? मुझे लगता है कि आप लोगों को लगा होगा कि आज बहुत ही सर ने स्लो पढ़ाया है और बहुत ही ज़्यादा गहराई से पढ़ा दिया। ये तो मुझे पहले से ही आता है, बहुत अच्छी बात है, आपको पहले से आता है, लेकिन दोस्तों आपका रिवीजन हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों आज ये पहला दिन था। तो मेरा भी फर्ज एक बनता है टीचर के तौर पर कि आप लोगों को बेसिक से बेसिक और छोटी से छोटी जानकारी देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बेसिक से बेसिक जानकारी अब तक की सभी पता चल गई होगी आज की क्लास में। अब हम आप लोगों को आगे ऐसे ही बढ़ाएंगे। अब आगे का जो भी टॉपिक आता रहेगा वो दोस्तों अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक होगा, जिससे वो हम दोस्तों बहुत ही ऐसी ही आसान भाषाओं में समझेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब डेली हम आप लोगों को बहुत से ज़्यादा टॉपिक, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आज ये पहली क्लास थी जिसमें लगभग हमने दोस्तों 1.5 पेज कंप्लीट किया है। तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, पहली बार क्लास को देख रहे हैं और हमारे पढ़ाने का कंटेंट यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और शाम को 6 बजे स्टैटिक जीके की क्लास होती है, तो सभी प्यारे दोस्त उसमें जरूर जुड़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।